मैं बहुत दिनों से उन्हें ढूंढ रहा था। आज मौका मिला, आज भी निकल गए। खैर कितने दिन तक निकलेंगे, जब इधर ही रहना है तो कभी न कभी मुलाकात होगी। मेरे बारे में लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मैं घर से चला तो मेरी पत्नी बोली कि मेरा भाई वही संचालन कर रहा होगा। मैं तो कहता हूँ इसीलिए मैं नीचों के मुंह नहीं लगता हूँ। जिसको जो कहना है कहे, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। फजीहत साहब भी पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, और मैं बता रहा हूँ कि बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा अंतर थोड़े है। कुछ दिन पहले बिहार और उत्तर प्रदेश की स्थिति एक सी थी। वहाँ मेरी भाभी राज कर रही थी और यहाँ फजीहत की बड़ी बहन। ऐसा नहीं है, एक आदमी के जितना मटेरियल लगना चाहिए है, ऊपर से थोड़ा सा। एक बार ये जा रहे थे रेलगाड़ी में, मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? इन्होंने कहा दिल्ली में वो बीएसएफ की भर्ती है। मैंने कहा आपकी लंबाई? इन्होंने कहा 4.5 फुट। मैंने कहा वहाँ 5 फुट 11 इंच लोग मांगते हैं। इन्होंने कहा उससे क्या? मैंने कहा आप कितने पढ़े हैं? इन्होंने कहा मैं 7 पास हूँ। मैंने कहा वहाँ कम से कम लोग इंटर मांगते हैं। इन्होंने कहा नहीं, मैं भर्ती होने के लिए नहीं, मैं जा रहा हूँ ये कहने के लिए कि मेरे भरोसे मत रहिएगा, आप किसी और को ले लीजिए। ऐसी स्थितियां बनती है दोस्तों। अमर शहीद प्यारेलाल गुप्त, नाम बहुत अच्छा है। प्यारेलाल गुप्त जी की इस पुण्य की स्मृति में हम लोग आए हुए हैं दोस्तों। मैं बात चाहता हूँ यहीं से शुरू करूं कि दोस्तों इस देश में पहले भी कई जंग हुआ, कारगिल युद्ध हुआ, शायद ये कश्मीर में शहीद हुए हैं ना पिछले साल। युद्ध होना चाहिए लेकिन उसका कोई निर्णय हो। देख रहे हैं देश में सरकार, पता नहीं रोज हमारे सैनिक मर रहे हैं और कोई फैसला नहीं हो रहा है। ये कश्मीर समस्या जीव की त्यों बनी हुई है और हमारे आपके बीच का कोई नौजवान जाकर कारगिल या कश्मीर में शहीद हो जाता है। मैं तो कहना चाहता हूँ भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी से कि आपका कोई अपना शहीद हो जाता तब पता चलता ये जंग क्या है। वो लोग तो है नहीं कि जब भी कोई शहीद हुआ है हमारे आपके बीच का हुआ है, हमारे गांव की गलियां सुनी हुई है, हमारे घर में किसी नई नवेली की चूड़ियां टूटी है, हमारे बच्चे अनाथ हुए हैं, उनका कोई अपना कुछ नहीं। कारगिल युद्ध के समय जॉर्ज फर्नांडिस जी का बेटा विदेश में था। अटल जी को तो इसलिए माफ किया जा सकता है कि उनका कोई अपना है ही नहीं, इसलिए उन्हें माफ किया जा सकता है। तो मैं भी गया था कारगिल के शहीद कमलेश यादव की पत्नी से मिलने। मैंने पूछा कि आपके पति कारगिल में शहीद हो। मैं बात वहीं से शुरू करता हूँ, 2-3 मिनट मुझे झेल लीजिए। कल रात में भी जगा हूँ, आज और फिर कल बनारस जगना है। मैं गया था कमलेश यादव की पत्नी से मिलने। मैंने पूछा कि आपके पति कारगिल में शहीद हो गए, आपको कैसा लग रहा है? उसने कहा कि सच्चा सैनिक भारत का सीने पे गोली खाता है, जान लुटा देता है, रण में पीठ न कभी दिखाता है, मरने को तो मरते ही है लाखों और हजारों रोज, पर वतन पे मरने वाला मरकर अमर कहता है। इज्जत है, आन बान है, रुसवा नहीं हूँ मैं, बीबी हूँ मैं, शहीद की विधवा नहीं हूँ मैं, अपने वतन के वास्ते जो सर कटा गया उस वीर की मैं जान हूँ, अबला नहीं हूँ मैं। कहते कहते वो औरत रोने लगती है। रोने लगती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसे अपने पति को खोने का दर्द है, और वही मेरी कविता जन्म लेती है दोस्तों। और मैं आज आपके इस मंच से मैं दिल्ली के तख्त को ये समर्पित करके कविता पढ़ता हूँ कि ऐ युद्ध के दीवाने, ऐ युद्ध के दीवाने, किसी माँ की छाती से उमड़ते दूध की व्यथा, बाप का दुलार, बहन का प्यार, किसी नई नवेली दुल्हन की सुनी कलाइयों का दर्द तू क्या जाने। ऐ युद्ध के दीवाने, किसी माँ की छाती से उमड़ते दूध की व्यथा, बाप का दुलार, बहन का प्यार, किसी नई नवेली दुल्हन की सुनी कलाइयों का दर्द तू क्या जाने। तू क्या जाने बिन बाप के बच्चे कैसे जीते हैं, जो हर पल दूध की जगह आंसू पीते हैं। तू तो वायु भवन में बैठा अपने रचाए खूनी खेल का नजारा देखता है, और जब हम शहीद हो जाते हैं हमारी चिताओं पर हाथ सेकता है।
मैं जानता हूँ तेरी ये श्रद्धांजलि दिखावटी है, तेरे दुख दर्द बनावटी है। तू जब भी रोया है घड़ियाली आंसू रोया है, बताना इसी युद्ध में तूने अपना क्या खोया है। जब भी देश पे मरने की बात आती है, दुश्मनों से लड़ने की बात आती है, हमारे सर पे कफन होता है और तू चैन से एयर कंडीशन में सोता है। जरा अपने आंखों से सियासी पर्दे को हटाकर शोक में डूबा गांव, अनाथ बच्चे, बेवा के बिखरे सपने, सूनी मांग और टूटती हुई चूड़ियों की खनक देख। जरा अपने आंखों से सियासी पर्दे को हटाकर शोक में डूबा गांव, अनाथ बच्चे, बेवा के बिखरे सपने, सूनी मांग और टूटती हुई चूड़ियों की खनक देख। कच्ची पगडंडी पर अब भी अपने दोस्त का इंतजार करता उस युवक की सनक देख। देख करवा चौथ की सजी थाली और मातम में डूबा ईद का त्योहार। देख राखी लकड़ी चौकट पे एक बहन का इंतजार। अगर देख सकता है तो देख तेरा यह खेल कितना घिनौना है, तब तुझे पता चलेगा वास्तव में तू कितना बौना है। और उस दिन तेरी आत्मा तुझे इतना धिक्कारेगी कि तू आदमी बन जाएगा, जीते जी श्रम से डूब कर मर जाएगा, जीते जी श्रम से डूब कर मर जाएगा। इतने सस्ते में छोड़ने वाले आप नहीं हैं, ये मैं जानता हूँ। बड़े इंतजार के बाद मिले हैं। महान कवि भाई जयप्रकाश दीदी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आएं और एक रचना और पढ़ें ताकि लोग पूरी तरह संतुष्ट हो सकें। कौन हिला होता? हिलाने दीजिए, हिलाने। ठंडा हिला होता है, ठंडा हिला होता, ठंडा हिला होता। तो जब मैं कविता पढ़ता हूँ तो समझिए आप में ऊष्मा आनी चाहिए। आप लोग ऊर्जावान नहीं हुए दोस्तों? क्योंकि हराम का जो है कि लफ्ज नहीं बोलते हैं ना, इस्तेमाल नहीं करते आप। मतलब इस्तेमाल करें तो अच्छी लगेगी। मेरी बात आपको अच्छी नहीं लग रही है क्या दादाजी? की बात मुझे अच्छी लगी तब दोबारा मैं चलिए, एक आदमी तो मिला जो मुझे पसंद किया। चलिए। अब संज्ञा तिवारी मुझसे पहले आई थी, बहुत बढ़िया पढ़ रही थी। आप लोग भी बहुत, पता नहीं, हम मरी मजा आएगा। हल्ला हल्ला मत कीजिए, आराम से सुन लीजिए। जब कोई नौजवान डिग्रियों के बोझ से दबकर दम तोड़ता है, वहाँ मेरी कविता जन्म लेती है। जब कोई नई नवेली दुल्हन अपने बाबुल के घर से जाने के पहले, पिया के घर पहुँचने के पहले किसी कोठे पर पहुँचती है, वहाँ मेरी कविता जन्म लेती है। हमारे आपके बीच का कोई नौजवान जाकर कारगिल में शहीद हो जाता है, वहाँ मेरी कविता जन्म लेती है। या जब कोई सरकारी बुलडोजर झोपड़पट्टी को रौंद देता है, वहाँ मेरी कविता जन्म लेती है। और मैं वहीं से चाहता हूँ शुरू करूँ। आपने कहा थोड़ी लंबी कविता ना, तो मैं लंबी कविता इतनी लंबी सुना दूंगा कि आप परेशान हो जाएंगे। कि आपको कुछ ख्याल है सरकार, हर तरफ बड़ा बवाल है सरकार। आपको कुछ ख्याल है सरकार, हर तरफ बड़ा बवाल है सरकार। और जनता निर्धन है तो क्या हुआ, मंत्री मालामाल है सरकार। जनता निर्धन है तो क्या हुआ, मंत्री मालामाल है सरकार। और जिसमें मछली नहीं मानवता फंसती है, आपके हाथ में वो जाल है सरकार। जिसमें मछली नहीं मानवता फंसती है, आपके हाथ में वो जाल है सरकार। और आप मेरा हाल न पूछे, ठीक है, आपका क्या हाल है सरकार? आप मेरा हाल न पूछे, ठीक है, आपका क्या हाल है सरकार? और आप फिर चुनाव जीत कर आएंगे क्या, सबसे बड़ा सवाल है सरकार। कि झोपड़ियों को रोकता बुलडोजर अभी कुछ कदम। मैं कहूंगा कि आप लोग शांति से सुन लीजिएगा, ठीक है? अगर बच्चे नींद आ रही तो आप लोग सो जाइए। आप लोगों की लायक कविता नहीं, इधर नौजवान है, आप ही लोगों के लायक कविता है। सोचने की मैं चाहता हूँ आपके दिल पर खरोच लगा दूं। आप हंसे ना हंसे उससे कोई फर्क नहीं, ताली उली बजाए ना बजाए, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? कि झोपड़ियों को रोकता बुलडोजर अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ा, हाथ में कुल्हाड़ी लिए एक नौजवान सामने हो गया खड़ा। तभी वहां का थानेदार आया, नौजवान को पास बुलाया और धीरे से समझाया, इस कदर मत तनो, सरकारी काम में बाधा मत बनो।
इस कदर मत बनो, सरकारी काम में बाधा मत बनो। यह कोर्ट का आदेश है कि शहर के मध्य से झोपड़पट्टी को हटाया जाए और यहाँ एक खूबसूरत डिज्नीलैंड बनाया जाए। वैसे भी यह झोपड़पट्टी बदनुमा दाग है, अपने शहर पर दुर्भाग्य है। वैसे भी यह झोपड़पट्टी बदनुमा दाग है, अपने शहर पर दुर्भाग्य है। इतना सुनकर नौजवान जोर से चिल्लाया, अगर और एक शब्द भी बोला तो काट डालूंगा, अभी तुझे 2 हिस्सों में बांट डालूंगा। तुम्हारे लिए यह बदनुमा दाग होगा, शहर का दुर्भाग्य होगा। हमारे लिए स्वर्ग से बढ़कर है, यही मंदिर मस्जिद गिरजाघर है। हम अपना रंजो गम इसी में बांट लेते हैं, कोई भी रुथो हंसकर काट लेते हैं। अरे यार, अभी तू जिसे झोपड़ी समझ कर रौंदा है, वो हमारे मासूम बच्चों का घर होता है। अरे यार, अभी तू जिसे झोपड़ी समझ कर रौंदा है, वो हमारे मासूम बच्चों का घरौंदा है। इतना सुनकर थानेदार मुस्कुराया, नौजवान का कंधा थपथपाया और बोला, अब तक मैं मौन हूँ और तू हीरो की तरह चिल्ला रहा है। अब तक मैं मौन हूँ और तू हीरो की तरह चिल्ला रहा है, मुझे कुल्हाड़ी से धमका रहा है। नेतागिरी करेगा तू, नेतागिरी करेगा तू, हीरो बनेगा तू। मुझे तुम्हारी जवानी पर दया आती है, वरना तू। बालचंद बाबा, ये पंक्ति बालचंद त्रिपाठी जी बहुत अच्छे आदमी है, कवि कैसे है मैं नहीं कह सकता, आदमी बहुत अच्छे। इन्होंने इस पंक्ति को शुद्ध किया, इसलिए मैं इन्हें निवेदित करता हूँ। हीरो बनेगा तू, नेतागिरी करेगा तू, मुझे तुम्हारी जवानी पर दया आती है, वरना तुम भी जानते हो पुलिस किस भाषा में समझाती है। अभी पकड़कर थाने ले जाऊंगा, 4 डंडे लगाऊंगा, सारी गर्मी झड़ जाएगी। तेरी बूढ़ी माँ मुझसे रहम की भीख मांगेगी, मेरे सामने गिड़गिड़ाएगी। तेरी जवान बीवी मेरा पांव पकड़ेगी, फिर भी तुझे नहीं छुड़ा पाएगी, क्योंकि पुलिस तुझे गुंडा, एक टाटा, रासुका और पोटा से भी संगीन जुर्म में फंसाएगी। क्योंकि पुलिस तुझे गुंडा, एक टाटा, रासुका और पोटा से भी संगीन जुर्म में फंसाएगी। और आज तू जिनका नेता बना है